कंप्यूटर बेसिक्स का आज तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको समझेंगे। तो फिलहाल जो कंप्यूटर आप उपयोग कर रहे हैं उसको मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। इसका कार्यकाल 1980 से ही स्टार्ट हो गया था, जो अभी तक चल रहा है। ये कंप्यूटर का 5th जनरेशन है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं एक एक जो क्लासिफिकेशन है, एक एक वर्गीकरण है, उसमें देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से मशीन आया, किसका क्या नाम था, कैसे इन्वेंट हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल और मैनुअल कंप्यूटर से। मैकेनिकल और मैनुअल कंप्यूटर में सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर एबेकस का बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एबेकस ही एक ऐसा डिवाइस था पुराने समय में जो बन के तैयार हुआ सबसे पहले, और वो था ईसा पूर्व में। ईस्वी चालू होने से 2400 BC पूर्व में ही एबेकस का आविष्कार जो है हो चुका था, जो चाइना में हुआ था। और इस समय कहा जाए तो एबेकस एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि लकड़ी के फ्रेम में कुछ गोला गोला सा लगा था और उसको मैनुअली जो है मूवमेंट कराकर कैलकुलेशन कराया जाता था। तो इसके बाद अगर देखिए एबेकस के बाद आपका जो मशीन आता है वो था आपका नेपियर्स बोन, जो कि 1617 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ये जो है स्कॉटलैंड में बना था और जॉन नेपियर इसको बनाए थे। नेपियर्स बोन के बाद बात करें तो आपका जो मशीन है वो 1642 में पास्कल लाइन बन के तैयार हुआ, जो कि फ्रांस में बना था। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मशीन आता है, उसका नाम है स्टेफेड रेकोनर। उसके बाद आपका आता है जैकवर्ड लूम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद दौर आता है सेकेंड दौर मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का। और मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर में सबसे पहले बन के आपका तैयार होता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1833 में बन के तैयार हुआ। हालांकि बहुत पहले से बन रहा था, लेकिन 1833 में ये जो है पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ। इसको बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले सक्सेसफुल इंजन कहा जाए, कैलकुलेटिंग इंजन डिफरेंस इंजन ही था। कुछ जो इसमें कमियां रह गई थी, कुछ जो कमी था, इस कमी को दूर करने के लिए जो चार्ल्स बेबेज थे सेकेंड इंजन पर काम चालू करती है, जो दूसरा डिवाइस था उसको बनाना चालू करती है। दूसरा जो मशीन था उसका नाम था एनालिटिक इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया और ये 1837 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। इस मशीन के बनाने का श्रेय भी चार्ल्स बेबेज को जाता है, लेकिन फाइनल जो इसका रूप है वो दिया गया उनके बेटे हेनरी बेबेज के द्वारा। यही कारण है यहाँ पर जो 2 सक्सेस मशीन बन के तैयार हुआ, इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके आगे बढ़े तो मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर में अगला मशीन 1881 ईस्वी में आता है और इसका नाम है टाइड प्रीडिटिंग मशीन। इसके बाद 1882 में टेबलेटिंग मशीन बन के तैयार हुआ। इसी में आगे बढ़े तो 1920 ईस्वी में एक और मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर बन के तैयार हुआ जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइजर। इसके बाद तीसरा दौर आता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का, और सबसे पहले 1938 ईस्वी में पहला मशीन बना मार्क 1। इसका लेंथ जो है लंबाई 55 फीट था, अगर ऊंचाई की बात करें तो 8 फीट था और वजन 5 टन का था। इसमें जो इनपुट दिया जाता था सिस्टम को काम करने के लिए वो पंच पेपर टेप के द्वारा दिया जाता था, और इसका पहली बार उपयोग जो है वर्ल्ड वार 2 के समय अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना 1940 में और इसका नाम था Z1, और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। मतलब पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसको प्रोग्राम किया गया था। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर बने उसे प्रोग्राम नहीं किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग, और यहीं से कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो है 1942 से 1957 के बीच का कार्यकाल है। इस बीच में जितने भी डिवाइस बना, जितने भी कंप्यूटर बना, वो सभी कंप्यूटर आपका वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था और मैकेनिकल रिले पे आधारित था। इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, इसे पंच कार्ड बोला जाता था। और आउटपुट जो है, आउटपुट यहाँ पर कर्व प्लॉटर के द्वारा दिया जाता था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में वहां पर पेपर टेप का उपयोग होता था। यहीं पर आपका जो है बाइनरी सिस्टम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 और 1। कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। अब ये बाइनरी सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कैसे बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और आगे बात करेंगे। फिलहाल समझिए कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे
काम करता है। यहाँ पर जो कंप्यूटर था वो सिंगल टास्किंग था, एक साथ आप एक वर्क कर सकते थे। आज के दिन में एक ही साथ आप कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम खोल लेते हैं और कई काम करते थे। उस प्रकार से उस समय सिंगल टास्किंग था, एक समय में एक काम होता था। यहाँ पर जो है प्रोग्राम के रूप में, अगर सॉफ्टवेयर के रूप में देखें तो मशीन लैंग्वेज उपयोग में आता था। और एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कौन कौन से सिस्टम यहाँ पे बना, तो 1942 में एबीसी नाम से मशीन बना, 1945 में एनियक नाम से मशीन बना और 1952 में एडवेक नाम से मशीन बना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्टार्ट होता है सेकेंड जनरेशन, जो कि सेकेंड जनरेशन का पीरियड है 1957 से 1965 का। हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ही ये युग है और इस समय आपका जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। मतलब कंप्यूटर आपका उपयोग करने लगा था ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है 1957 में इंट्रोड्यूस हो गया था, आविष्कृत हो गया था, आविष्कार ट्रांजिस्टर का हो गया था। ट्रांजिस्टर क्या है? एक प्रकार से कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। तो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आपको ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। इसमें मेमोरी के रूप में देखो तो प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता था और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता था। लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया कोवेल और फोर्ट्रान। इसके बाद अगर बात किया जाए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आज के समय में जिस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, ये सारी चीजें उस समय नहीं था। उस समय आप बैच सिस्टम का उपयोग होता था। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर जो सिस्टम बना वो बना था आपका IBM 1620 और यूनिवैक 1180। अब आइए बात करते हैं अगले जनरेशन की। अगला जो कार्यकाल है ये स्टार्ट हो जाता है डिजिटल कंप्यूटर का, और डिजिटल कंप्यूटर के युग में जो अगला जनरेशन आता है ये है कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन, जो कि 1966 से लेके 1970 का कार्यकाल था इसका। इस बीच में जितने भी कंप्यूटर बने वो सभी बेस था आईसी के ऊपर। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी के बेस पर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर काम करता था। आईसी जो है आपका इन्वेंट किया गया था रॉबर्ट नॉइस के द्वारा और जैक किर्बी के द्वारा। इनके द्वारा आईसी इन्वेंट किया गया। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का उपयोग किया गया। स्टोरेज के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया। अब जो है इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर कीबोर्ड का उपयोग होना शुरू हो गया। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग में आना शुरू हो गया। यहीं पे आपका जो है फोर्ट्रान 2 और पास्कल, इसके बाद बेसिक और सी, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुए इसी पीरियड के बीच में। सबसे पहले थर्ड जनरेशन के समय ही आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स नाम से इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि CUI इंटरफेस पर आधारित था। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में अगर उस समय के आप कंप्यूटर को देखेंगे, उस समय के कंप्यूटर का जो मॉनिटर आप देखेंगे, जो डिस्प्ले देखेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपको उसमें कलर्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीज देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो यहाँ पर IBM 360 और TDC 316 नाम से मशीन इस पीरियड में बना। और भी मशीन बना, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 यहाँ पे आपको मैं बताया हूँ। डिजिटल कंप्यूटर में आगे बात करें तो अगला जो युग आता है डिजिटल कंप्यूटर का, जिसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का शामिल है, और ये कार्यकाल है 1971 से लेके 1980 का। 1971 से लेके 1980 के बीच में जितना भी डिजिटल कंप्यूटर बना, ये सभी अब आधारित हो गया सिलिकॉन चिप पर। अब सिलिकॉन का क्यों? सिलिकॉन मटेरियल जो है चिप के निर्माण में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, और सिलिकॉन का उपयोग करके ही कंप्यूटर में जो डिजिटल सर्किट है, जो डिजिटल आईसी है, डिजिटल चिप है, वो बनाया जाता है। और यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में जो सिलिकॉन चिप बना, जो CPU बना, इस सिलिकॉन चिप के द्वारा CPU, ये जो CPU आधारित था, ये था VLIC टेक्नोलॉजी। मतलब फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले CPU का उपयोग होना शुरू हो गया, और सबसे पहले फोर्थ जनरेशन में ही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना स्टार्ट हुआ। आ तो गया था थर्ड जनरेशन का लास्ट तक, लेकिन वहां पर न के बराबर उपयोग हुआ। मुख्य रूप से फोर्थ जनरेशन से
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में डलना शुरू हो गया। यहाँ पर 4th जनरेशन के कार्यकाल में ही आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारी चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर आया। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड के साथ साथ यहाँ पर माउस का भी उपयोग होने लगा, माउस भी आ गया। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर और प्रिंटर का उपयोग तो पिछले ही जनरेशन से होता आ रहा था और यहाँ पे हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में आपको मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पर उपयोग होना शुरू हो गया। मेमोरी के रूप में रोम और रैम चिप का उपयोग होना शुरू हो गया, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ था। ये जो है इस समय का, इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो मल्टी यूजर था और मल्टीटास्किंग था। मतलब एक कंप्यूटर को एक से ज्यादा यूजर एक साथ ऑपरेट कर सकता था और एक साथ एक ही सिस्टम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन किया जा सकता था और उस पर वर्क किया जाता। इससे पहले आप जो है मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर का फीचर उन सारे कंप्यूटर में नहीं आया था। इसके बाद यही जो जनरेशन था 4th जनरेशन, इसी के लास्ट तक आपका पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आप जो है आज के युग में जो कंप्यूटर चला रहे हैं वो कंप्यूटर आपका 4th जनरेशन से बनना स्टार्ट हुआ। 4th जनरेशन में और भी अगर बात करें तो यहाँ पर इंटेल का जो CPU था 4004 नाम से सबसे पहला कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर बनकर तैयार हुआ और यूज में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूनिक्स के बाद यहाँ पर डॉस और MS DOS नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बना, जो कि इन सारे कंप्यूटर में उपयोग में लाया गया। यहीं पे आपका इथरनेट टेक्नोलॉजी आया, जिसके माध्यम से आप लैन के द्वारा जो अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके, आपस में उसका नेटवर्किंग करके सभी कंप्यूटर को एक नेटवर्क तैयार करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग MS Excel का उपयोग करते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में, उस प्रकार से 4th जनरेशन कंप्यूटर के समय सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम आया जिसका नाम था VG कैलकुलेटर। उसके बाद उसी समय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आया जिसका नाम था वर्डस्टार। इसका अगर कंपेयर आज के समय में करें तो हम लोग उपयोग करते हैं MS वर्ड, ओपन ऑफिस। इसके बाद GUI इंटरफेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। GUI इंटरफेस का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यहीं पे लास्ट में अगर देखा जाए तो इंटेल का और भी CPU इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 8008 था या 8086 था। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर जैसे एप्पल 1, एप्पल 2, DEC10 और PDP 11 नाम से, इन सभी नाम से कंप्यूटर बन के यहाँ पर इस 4th जनरेशन में बने थे। और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में अगर एग्जाम्पल देखें तो मार्क 8, IBM 5100 और TRS 80, ये सभी इसमें PC जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी बन के इस समय में तैयार हुआ। और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अब 5th जनरेशन। 5th जनरेशन आते ही आपका मॉडर्न कंप्यूटर का युग आ गया और ये 1980 में स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है 5th जनरेशन। और 5th जनरेशन के समय 1980 के बाद जितने भी कंप्यूटर अभी तक आए हैं, सारे कंप्यूटर में उपयोग आता है CPU और माइक्रो कंट्रोलर। इसी के साथ ये जो CPU है, इसको बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है उसको बोलते हैं ULSI टेक्नोलॉजी। इससे पहले VLSI टेक्नोलॉजी उपयोग में आता था। इसी जनरेशन में AI टेक्नोलॉजी उपयोग में आया। लैंग्वेज के रूप में HTML, पाइथन और .NET जैसे लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। CD-ROM, वाईफाई, USB फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, जिसका उपयोग हम लोग करना चालू करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज 95, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज 11, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और जो लाइनक्स है, लाइनक्स एक प्रकार से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स के भी बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में सामने आए। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल विंडोज 11 चल रहा है। CPU के रूप में इंटेल ने
i386 नाम से इंटेल का चिप मार्केट में लाया। i386 के बाद इंटेल का 486, उसके बाद पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, इसके बाद कोर 2, इसके बाद डुअल कोर, इसके बाद क्वाड कोर, फिर कोर i3, कोर i5, कोर i7। इस प्रकार से इंटेल का जो CPU है ये आना स्टार्ट हो गया और फिलहाल मार्केट में इंटेल का कोर i3, कोर i5 और कोर i7 चल रहा है। कोर i3, कोर i5 और कोर i7 में भी बहुत सारे जनरेशन अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद देखा जाए तो गूगल का सर्च इंजन इस पीरियड में आ गया और वेब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 5th जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए उसको कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन 5th जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए उसको अगर साइज के हिसाब से और बनावट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर बनना शुरू हो गया, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक और अल्ट्राबुक, इसके बाद स्मार्टफोन, ये सारे कंप्यूटर यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए। कुछ इस प्रकार से शुरुआती दौर में कंप्यूटर आया करता था। कुछ आगे बढ़े तो कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से आना शुरू हो गया। इसके बाद टेक्नोलॉजी इन्हांस करते गया, कुछ इस प्रकार से आया और नए दौर का कुछ 5th जनरेशन का डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा दिखता था। थोड़ा सा उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा और ऑल इन वन पीसी इस प्रकार से आना शुरू हो गया। इस प्रकार से कुछ ऑल इन वन कंप्यूटर आया और इसके बाद कुछ इस प्रकार के लैपटॉप आने शुरू हो गए जो काफ़ी थोड़ा हेवी वेट के होते थे, थोड़ा सा वजन इसका ज़्यादा होता था। लैपटॉप का जो क्रांति था कुछ आगे बढ़ा और लैपटॉप में जो उसका वेट था और उसका टेक्नोलॉजी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके उसमें और भी सुधार किया गया, कुछ उसको और भी स्मार्ट बनाया गया। टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी जैसे चीज़ें आती गई और जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में होते गया और धीरे धीरे सुधार होता है। कुछ इस प्रकार से लैपटॉप उस बीच में आया। लैपटॉप के बाद कुछ इस प्रकार के नोटबुक मार्केट में आने शुरू हो गए जो काफ़ी लाइट वेटेड था, काफ़ी हल्का वजन में था। तो कुछ नोटबुक और कुछ अल्ट्राबुक इस प्रकार से मार्केट में आने शुरू हो गए जो आज के समय में हम लोग उपयोग करते हैं। जनरली हम लोग लैपटॉप बोल देते हैं, लेकिन ये लैपटॉप नहीं है, ये है आपका नोटबुक या अल्ट्राबुक। अब जो है इसमें अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर एक नज़र में अगर देखें तो कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन पीरियड रहा, इस इवोल्यूशन पीरियड में जब कंप्यूटर का जनरेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ से हम लोग फर्स्ट जनरेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको अगर एक नज़र में देखें तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो था इसमें कंप्यूटर आधारित था वैक्यूम ट्यूब पर। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये आधारित था ट्रांजिस्टर पर। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये आईसी पर आधारित था और फोर्थ फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था या है ये आधारित है सीपीयू चिप पर। हालांकि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें सीपीयू जो चिप था वो बना हुआ था वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे, और अभी का जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो सीपीयू चिप है या फिर माइक्रो कंट्रोलर है ये बनता है यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पे। अब यूएलएसआई टेक्नोलॉजी आने पर क्या हुआ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और जो बड़े बड़े सर्किट था, बड़ा बड़ा जो चिप बनता था उसका साइज काफ़ी छोटा हो गया, लाइट वेटेड होता चला गया, हल्का होता चला गया, छोटा होता चला गया, कॉम्पैक्ट होता चला गया। धीरे धीरे काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आज के अगर नए युग के कंप्यूटर में देखें तो और भी हो रहा है और नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस होते जा रहा है और भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। आज का जो कंप्यूटर है, आज का जो लैपटॉप है, शायद ये कल आपको देखने को नहीं मिले और टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा इन्हांस हो जाए जो आप इसको इग्नोर करके नए दौर में शामिल हो जाए। तो आज क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस प्रकार से जो है हम क्लास लेके आते रहेंगे और जैसे ही बेसिक्स आपका ख़त्म होगा कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें नए चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक जब तक चलता रहेगा तब तक आपको ऐसा महसूस होगा कि कंप्यूटर में हम कुछ भी सीख नहीं रहे हैं, लेकिन बेसिक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।